हेलो दोस्तों, स्टॉक सीक्रेट में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इनका क्या मतलब होता है और ये मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। टॉपिक पे आने से पहले थोड़ी सी बेसिक इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं। पहले समझते हैं डिमांड और सप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। देखो, अगर मेरे पास एक पेन है, ठीक है, 10 रुपए का पेन है, और वो पेन खरीदने वाले 5 लोग हैं, ठीक है, तो मुझे पता है कि वो 5 के 5 लोग मेरे से वो 10 रुपए वाला पेन लेना चाहते हैं। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं किसी को भी दे सकता हूँ 10 रुपए का, तो लेकिन अब क्या है कि पांचों को जरूरत है तो वो लड़ेंगे कि उसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए। तो मैं तो सीधा बोल दूंगा कि भाई जो मुझे 12 रुपए का पेन, 10 वाला पेन मुझसे 12 में खरीदेगा, उसको मैं पेन दे दूंगा वो वाला, क्योंकि सबको जरूरत है। तो क्या होगा, उनमें से कोई ना कोई तो ले ही लेगा। तो अब हुआ क्या, जब खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं, यानी कि बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स कम है, तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही मानो कि मेरे पास 5 पेन हैं, 10 रुपए का एक पेन है, और लेने वाला सिर्फ एक ही बंदा है। वो कहता है मैं तो एक ही पेन लूंगा तुमसे, देना है तो दो वरना अपना देख लो। ठीक है, अब मुझे है कि यार 10 में ही बिक जाए ये पेन तो बढ़िया है। अब उसको पता है कि मुझे बेचने की जरूरत है और उस खरीदार कोई है नहीं, वो कहेगा कि मैं तो 8 में लूंगा वही पेन। ऐसे ही तो मार्केट काम करता है ना। तो मैं कहूंगा कि यार मुझे पैसे की जरूरत है, चल तू 8 में ले, और जितना बिकता है मैं उतना माल बेच दूंगा। तो हुआ क्या कि जब सेलर ज्यादा है और बायर कम है तो प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज समझते हैं। अब बैंक्स तो बहुत हैं, एसबीआई, पीएनबी वगैरह वगैरह, बहुत सारे बैंक्स हैं। लेकिन जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है ना, आरबीआई, उसको कई डिसीजंस लेने होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, बाकी बैंक्स को मैनेज करना, ये सब आरबीआई के काम है। आरबीआई की जॉब रहती है ये सब। जो गवर्नर होता है उन सबको ये सब कुछ देखना होता है। जैसे आपकी कुछ बिजनेस होगा, जॉब होगा, आपकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, वैसे ही वहां भी रहती हैं। अब होता क्या है ना, जैसे मान लो आपको पैसे की जरूरत है तो आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने। अब हो सकता है कि जो बैंक है ना, उसको भी पैसे की जरूरत है, उसके पास इनफ कैश नहीं है या उसको पैसे की जरूरत है। हाँ, ऐसा होता है। हो सकता है किसी को ये चीज पता ना हो कि बैंक को कैसे लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है, बैंक भी लोन लेते हैं। अब हो सकता है बैंक दूसरे बैंक से लोन ले, या फिर जो आरबीआई है उससे लोन ले। ठीक है, तो जब जो भी बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं ना, उसको बोला जाता है। और आरबीआई से लोन लेते हैं मान लो, तो वो बैंक कह रहा है कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए लोन पे आरबीआई से, तो आरबीआई कहता है कि मैं 5% इंटरेस्ट लूंगा उसके ऊपर। तो जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बैंक से लेता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, और ऐसे ही ये भी होता है कि आरबीआई को भी दूसरे बैंक से लोन लेना पड़ जाता है। तो हो सकता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास आ रहा है आरबीआई लोन लेने के लिए, तो जिस रेट पे बाकी बैंक्स आरबीआई को पैसा देते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब जो मार्केट में आप लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज सुनते होंगे, उसमें रेपो रेट का ज्यादा मेंशन होता है, तो रेपो रेट की भी बात करते हैं। मतलब बाकी बैंक्स आरबीआई के पास आ रहे हैं लोन लेने, और उस लोन के ऊपर आरबीआई एक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना, मार्केट में न्यूज आती है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया या आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक केस मान के चलते हैं कि अभी का रेपो रेट 10% है। मतलब बैंक्स ने आरबीआई से लोन लिया 10% पे। ठीक है, अब आप गए बैंक के पास लोन लेने, तो बैंक ने कहा कि 10% पे तो मैं आरबीआई से ले ही रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें 12% पे मैं इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट पे मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ। तो आपने ले लिया, 2% बैंक कमा रहा है। अब हुआ क्या ना, आपने वो लोन लिया, आपने मान लो उस लोन लेके फैक्ट्री सेटअप करी। ठीक है, फैक्ट्री सेटअप करी तो हो सकता है उसके लिए आपका सीमेंट भी आ रहा है, सरिया भी आ रहा है, बाकी लेबरर्स भी आ रहे हैं। तो ऐसे क्या हुआ ना, आप अपना पैसा उसमें डाल रहे हो, और उससे क्या है कि जो सीमेंट वाली कंपनी है, जो आयरन वाली कंपनी है, जो लेबर क्लास है, उस सबके पास पैसा जाना शुरू हो गया।
जब आपकी फैक्ट्री सेटअप होगी, उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आया, तो उसके लिए भी जो उस मशीन्स वाली कंपनी थी, जो जहां से भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आया, उन सबके पास पैसा आना शुरू हो गया। तो हुआ क्या ना, जैसे आपने पैसा खर्चा करना स्टार्ट किया, मार्केट में लिक्विडिटी आ गई, मतलब मार्केट में पैसा फ्लो होना शुरू हो गया। अब सीमेंट वाली जो फैक्ट्री थी, या जिस भी शॉप से आपने ली, उसके पास पैसा आया, उसकी कमाई हुई, तो उसने कहा कि चलो मैं गाड़ी ले लेता हूँ। अब उसको था कि मेरे पास अच्छी कमाई हो रही है, गाड़ी ली उसने, गाड़ी वाले के पास पैसा आ गया। अब गाड़ी वाले जो शोरूम था, उसने कहा कि चलो मैं एक गोवा का ट्रिप चला जाता हूँ। तो हुआ क्या, पूरे जो हमारी इकोनॉमी है उसमें लिक्विडिटी फ्लो होने लगी। ठीक है। अब दो केस हो सकते हैं। जो रेपो रेट था, हमने जो 10% माना था, हो सकता है वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। अब मानते हैं, एक पहला केस लेते हैं कि जो 10% का रेपो रेट था वो 8% हो गया। आरबीआई बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 8% पे ही बैंक को लोन दे दूंगा। अब बैंक को 8% नहीं मिला, बैंक को फायदा हुआ। तो अब बैंक क्या कहता है कि ठीक है, अब आपको पहले मैं 12% पे लोन दे रहा था, अब मैं 10% पे दे दूंगा आपको लोन। तो आपने 10% पे लोन ले लिया 1 लाख रुपए का। आपको लगा कि अब तो यार लोन का जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम है, मैं एक काम करता हूँ, 1 लाख नहीं 2 लाख का ले लेता हूँ। तो आपने 2 लाख का लोन ले लिया। आपने वो 2 लाख फिर अपनी फैक्ट्री बनाने में डाला, फिर से इकोनॉमी में पैसा फ्लो होने लगा। ठीक है। अब हुआ क्या ना, सबके पास बहुत पैसा है, सभी लोग खुश हैं, अच्छे से सब काम हो रहा है। ठीक है। आपके पास ही पैसा है, आपके पड़ोसी के पास ही पैसा है, सबके पास पैसा है। तो वही 5 लोग फिर दोबारा पेन लेने पहुंच गए, वो 10 रुपए वाला। अब एग्जाम्पल जो पहले समझाया उससे लिंक कर रहा हूँ चीजें। अब पांचों ने कहा कि यार 10 रुपए का पेन है, पांचों को चाहिए, पेन एक ही है, सबके पास पैसा है। तो सबने कहा कि ठीक है, 10 का है, 11 तो मैं भी दे दूंगा। करते कराते एक ने 12 रुपए में मान लिया। अब हुआ क्या ना, इससे गड़बड़ क्या हुई इस चीज से, कि 10 वाली चीज ना, जिसका रेट 10 होना चाहिए, वो 12 में बिक गई। मतलब महंगाई बढ़ गई। अब क्या है ना, जिसने 10 वाली चीज 12 की बेची, उसकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि मैं तो 12 की भी इस चीज को बेच सकता हूं। तो जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आने लगा ना, महंगाई बढ़ने लगी। इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो एक टाइम के बाद इन्फ्लेशन मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। तो अब महंगाई बढ़ना सबके लिए तो अच्छा नहीं है ना। तो इसीलिए आरबीआई की जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें ये है कि उनको इंटरेस्ट रेट, उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी होती है। तो उसी के लिए वो क्या करते हैं, रेपो रेट बढ़ा देते हैं। तो उससे होता क्या है, 10% हमारा बेंचमार्क था, मान लो अब आरबीआई बोलता है कि आपको 12% पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, हम बैंक को 12% पे दे रहे हैं। अब बैंक आपको बोलेगा कि हम तो भाई 14% पे देंगे आपको लोन। आपको लगेगा कि यार 14% पे तो बहुत महंगा है, मैं पैसे वापस कैसे करूंगा बैंक के। तो आप या तो ये करोगे कि भाई जो आपको 1 लाख का लोन चाहिए था, आप कहोगे कि यार मुझे 50,000 का ही दे दो। आप कम पैसा ले रहे हो तो मार्केट में कम पैसा फ्लो होगा। ठीक है। या फिर आप लोगे ही नहीं लोन, आप कहोगे कि 14% तो बहुत ज्यादा है। और अगर बैंक लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो वो सेविंग्स पे भी थोड़ा ज्यादा ही पैसा देगा आपको। आपको लग रहा है कि सेविंग्स में ही पैसा थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, तो मैं पैसा सेविंग अकाउंट में डाल देता हूँ। अब हुआ क्या ना, दो चीजें हुई, एक तो मार्केट में पैसा कम हुआ, और दूसरा पैसा सेविंग अकाउंट या जो एफडी है उसमें जाने लगा। अगर पैसा एफडी में जा रहा है तो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं आएगा। इन्वेस्टर क्यों रिस्क लेगा, उसको लगेगा कि मुझे तो एफडी में ही पैसा बहुत ज्यादा मिल जा रहा है, मैं तो पैसा वहीं डाल दूंगा, स्टॉक मार्केट में क्यों रिस्क लूं, सारा चार्ट्स एनालाइज करूं, ये झमेले पढ़ूं, अपना बढ़िया पैसा वहीं से निकालेगा। और दूसरा, जैसे लिक्विडिटी फ्लो कम हुआ, तो दूसरा केस बन गया कि बेचने वाले दुकानदार तो उतने ही हैं, लेकिन कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा खरीदने के लिए। ठीक है। तो जो उसने एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी 12 वाली, कि 10 का पेन 12 का बेचूंगा, उसको अब होगा कि यार 10 का ही बिक जाए, ये तो मेरा एटलीस्ट कुछ जो मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो तो आए। तो इस तरीके से आरबीआई डिसीजंस लेता है कि इंटरेस्ट रेट क्या रखना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करनी है। और सेम चीज फेड करता है। जो इंडिया का आरबीआई है, वैसे यूएस का फेड है, उनका भी रोल सेम है। ठीक है। तो आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऑडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।